कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड लियांग को देखते हैं जो बुरी तरह रोड पर जख्मी पड़ी होती है। तभी हमें पता चलता है कि वो एक नॉवल की दुनिया में आ चुकी है और इस दुनिया में उसके पास एक बहुत ही अजीब एबिलिटी होती है। वो सिर्फ स्ट्रीट लाइट या मोबाइल ही नहीं बल्कि हर ऑब्जेक्ट की बातें सुन और समझ सकती है। लियांग रोड पर बेहोश पड़ी थी कि इतने में आसमान से एक चमकती हुई लाइट उसके अंदर घुस जाती है और अगले ही पल उसकी आंखें खुल जाती हैं। खुद को इतनी बुरी हालत में देखकर वो रोना शुरू कर देती है और कहती है, अब मेरा क्या होगा, मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, नहीं नहीं प्लीज मेरे ऊपर मत मरना, वरना तुम्हारे मरने के बाद लोग यहाँ तुम्हारा फ्यूनरल करने आ जाएंगे। लियांग फौरन इधर उधर देखने लगती है और सोचती है ये आवाज किसकी थी। अभी वो कंफ्यूज ही थी कि स्ट्रीट लाइट भी बोल पड़ती है कि हाँ रोड भैया सही कह रहे हो, उस धुएं से मेरी लाइट भी धीमी पड़ जाएगी। ये सुन लियांग का तो दिमाग ही घूम जाता है। वो खुद से कहती है ये कैसे हो सकता है, क्या मैं पागल हो गई हूँ, मैं एक स्ट्रीट लाइट से बात कैसे कर सकती हूँ। स्ट्रीट लाइट कहती है पागल नहीं हो तुम, बस तुम्हारे पास एक स्पेशल एबिलिटी आ गई है, अब तुम हम जैसे हर ऑब्जेक्ट की बातें सुन सकती हो। ये सुन लियांग के होश फिर से उड़ जाते हैं। वो बेहोश होने वाली होती है कि रोड भैया भी बोल पड़ते हैं कि मैंने कहा ना मेरे ऊपर मत मरो। लियांग बेचारी कहती है मैं मर नहीं रही, बस 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर रही हूँ। और इतना कहकर वो दोबारा से बेहोश होने का नाटक करती है। स्ट्रीट लाइट रोड को डांटते हुए कहती है तुम 1 मिनट चुप नहीं रह सकते थे, बेचारी वैसे ही डरी हुई है, ऊपर से तुमने उसे और डरा दिया। फिर स्ट्रीट लाइट दूर से एक कार को आता देख लेती है। वो लियांग को जागने को बोलती है, लेकिन लियांग कहती है मेरी दोनों टांगे टूट चुकी हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी स्ट्रीट लाइट कहती है तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर वो जल्दी जल्दी ब्लिंक करने लगती है। उधर रोड भी अपने आप को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेता है ताकि ड्राइवर को मजबूरन ब्रेक लगानी पड़े। जैसे ही कार की स्पीड कम होती है ड्राइवर की नजर लियांग पे पड़ती है। वो फौरन कार से उतरता है और चेयरमैन से कहता है सर यहाँ एक लड़की बुरी तरह जख्मी पड़ी हुई है। चेयरमैन फौरन कहता है एम्बुलेंस को कॉल करो। इसी दौरान लियांग की नजर चेयरमैन पे पड़ती है, लेकिन उसकी नजर सीधा उसके हार्ट पर होती है। बेचारा दिल तो थक कर बिल्कुल हार मान चुका होता है। लियांग मन ही मन कहती है इन अंकल की हार्ट कंडीशन तो बहुत बुरी लग रही है, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर वो चेयरमैन से कहती है अंकल मुझे लगता है आपको भी मेरे साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, आप कभी भी मर सकते हैं। ये सुनते ही असिस्टेंट का पारा हाई हो जाता है। वो गुस्से में कहता है लड़की तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो, चेयरमैन तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं और तुम उल्टा उन्हें ऐसी बातें सुना रही हो। लियांग फौरन कहती है मैं मजाक नहीं करी, मुझे ये सब उनके दिल ने खुद बताया है। इतना कहकर वो चेयरमैन के दिल की एक्टिंग करते हुए कहती है मैं इतने सालों से लगातार काम कर रहा हूँ, 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं मिला, अब मुझसे और काम नहीं होता, मेरी बस हो गई, अब मैं मरने वाला हूँ। ये देखकर असिस्टेंट और भी कंफ्यूज हो जाता है। वो चेयरमैन से कहता है सर मुझे तो लगता है ये लड़की पागल है, तभी इतनी अजीब अजीब बातें कर रही है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि चेयरमैन उसकी बात मान लेता है और असिस्टेंट से कहता है ठीक है फिर हॉस्पिटल चलते हैं। असिस्टेंट मजबूरन हाँ तो कर देता है, लेकिन लियांग के पास आकर उसे वार्न करते हुए कहता है अगर ये सब तुम्हारी कोई चाल हुई तो फिर तुम बहुत पछताओगी। लेकिन कुछ ही देर बाद असिस्टेंट के सारे डाउट्स एक झटके में ही दूर हो जाते हैं। वो लियांग के सामने घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांग रहा होता है और उसे थैंक यू भी बोलता है, क्योंकि आज अगर चेयरमैन जिंदा है तो सिर्फ लियांग की वजह से। लेकिन लियांग को इन सब से कोई मतलब ही नहीं होता। मैडम तो मजे से खाना खा रही होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे खाना उसे पहली और आखिरी बार मिल रहा हो। तभी चेयरमैन लियांग से कहते हैं बेटा तुम कहाँ रहती हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आता हूँ। लियांग उदास होकर कहती है मेरा कोई घर नहीं, मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनकर चेयरमैन का दिल भर आता है। वो मन ही मन सोचते हैं इतनी प्यारी बच्ची को घर से क्यों निकाला, कितने जालिम लोग हैं। फिर वो लियांग से कहते हैं मुझे हमेशा से ही एक बेटी चाहिए थी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी, अगर तुम मेरी बेटी बन जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। लियांग पहले तो थोड़ी देर सोचती है, फिर मन ही मन कहती है वैसे अंकल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनकी बेटी बनना शायद इतना भी बुरा आइडिया नहीं। बस फिर क्या, वो फौरन हाँ कह देती है। लियांग का जवाब सुनते ही चेयरमैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुशी से कहते हैं मेरे 6 बेटे हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी एक छोटी बहन आ गई है तो वो बहुत खुश होंगे। ये सुन लियांग
हैरान होकर कहती है, क्या 6 बेटे? मतलब मेरे 1 या 2 नहीं, पूरे 6 भाई होंगे। ओ गॉड। जिसके बाद लियांग चेयरमैन के साथ उनके विला पहुंचती है। विला देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये घर है या कोई 5 स्टार होटल? बेचारी ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो इतनी रिच फैमिली की बेटी बन जाएगी। अंदर आते ही सारे सर्वेंट्स उसका शानदार वेलकम करते हैं। चेयरमैन भी उस पर प्यार लुटाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। वो उसके लिए एक से बढ़कर एक महंगे गिफ्ट मंगवाते हैं। उनमें से एक गोल्डन लकी कैट होता है और एक जेट लॉकेट भी, जो पी फैमिली के हर मेंबर के पास है। ये सुन लियांग की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो मन ही मन कहती है, क्या मेरी किस्मत वाकई इतनी अच्छी हो सकती है? फिर चेयरमैन असिस्टेंट से कहता है, जल्दी से शिनयान और शिंग को कॉल करो, मैं उन्हें उनकी छोटी बहन से मिलवाना चाहता हूँ। असिस्टेंट फौरन दोनों भाइयों को कॉल करता है और बताता है कि उनके घर एक न्यू फैमिली मेंबर आ गई है। सीन शिफ्ट होता है। सबसे पहले शिंग घर पहुँचता है। घर में घुसते ही जोर से चिल्लाता है, ओल्ड मैन, आप किस लड़की को उठा कर ले आए? मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी भी ऐरी गैरी लड़की को अपनी बहन नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पता नहीं किस स्कैमर को उठा कर ले आए। ये सुनते ही चेयरमैन उसके पिछवाड़े पर लात मारकर कहते हैं, बदतमीज, हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? भूल गए मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर वो उसे पकड़कर लियांग के पास ले जाते हैं और कहते हैं, बेटा, ये नमूना तुम्हारा सबसे छोटा भाई है। लियांग को देखकर शिंग हैरान रह जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डैड फौरन पूछते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? शिंग कहता है, हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, हम दोनों सेम कॉलेज में हैं। ये लड़की नंबर 1 स्कैमर है। और फिर वो लियांग के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। ये सुन डैड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो उसे मारते हुए कहते हैं, शर्म नहीं आई पहले ही दिन अपनी बहन को बुली करते हुए? मजेदार बात ये होती है कि घर की चीजें भी शिंग का मजाक उड़ा रही होती हैं और लियांग भी उनकी बातें सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाती। अच्छी खासी मार खाने के बाद शिंग लियांग को अब भी अपनी बहन मानने को तैयार नहीं होता। वो उसके पास आकर बैठता है और कहता है, तुम एक चालाक लड़की हो। मुझे नहीं पता तुमने मेरे डैड पर क्या जादू किया है, लेकिन मुझ पर तुम्हारा ये जादू नहीं चलने वाला। मैं तुम्हें अपनी बहन कभी नहीं मानूंगा, समझी? और अपने डैड से कहता है, डैड, आप पागल हो गए हो क्या? ये लड़की बहुत बड़ी झूठी है और चोरी करने में तो उसका कोई जवाब ही नहीं। उसकी बातें सुन लियांग को अपनी पुरानी फैमिली याद आ जाती है, जहां उसकी स्टेप सिस्टर की बातों में आकर उसके अपने ही घर वालों ने उस पर यकीन नहीं किया और घर से निकाल दिया। तभी डैड गुस्से से कहते हैं, यू स्ट्रेंजर, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। शिंग खुशी से उछल पड़ता है और कहता है, बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इस लड़की को यहाँ होना ही नहीं चाहिए। तभी डैड उससे कहते हैं, इडियट, मैं लियांग की नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अगर तुम मेरी बेटी को अपनी बहन मानने को तैयार नहीं तो तुम्हें इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं। ये सुनते ही शिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फौरन कहता है, डैड, आप सच में अपने बेटे को इस स्कैमर के लिए घर से निकाल दोगे? मैं आपके बिना नहीं रह सकता। डैड फौरन कहते हैं, बंद करो अपना ये ड्रामा। लियांग भी उसे चिढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। तभी बाहर एक कार रुकने की आवाज आती है। शिंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कहता है, बिग ब्रदर आ गए हैं, अब देखना 2 मिनट में इस लड़की का क्या हाल होता है। ये कहकर वो भागते हुए बाहर चला जाता है। बाहर बहुत सारे गार्ड्स और सर्वेंट पहले ही लाइन बनाकर खड़े होते हैं। इतने में शिनयान अपने फुल स्वैग वाली एंट्री लेता है। ये एक पावरफुल सीईओ है जो किसी के लिए भी अपने रूल्स नहीं बदलता। शिंग फौरन उसके पास जाकर कहता है, भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए। डैड को सड़क से एक लड़की मिली और पता नहीं उसने डैड पर ऐसा क्या जादू किया कि वो उसे अपनी बेटी बनाकर घर ले आए। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, वो लड़की नंबर 1 स्कैमर है। हमें मिलकर उसे इस घर से निकालना होगा। लेकिन शिनयान उसे कोई जवाब नहीं देता। वो चुपचाप जाकर बैठने लगता है। जैसे ही वो बैठता है तो 2 सर्वेंट्स उसके शूज निकाल कर उसे स्लीपर पहनाने लगते हैं। तभी लियांग को उसके शूज की आवाज सुनाई देती है। शूज बेचारे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमारे मास्टर की रूटीन इतनी डेंजरस है कि कभी कभी हमें भी डाउट होता है कि ये इंसान है या रोबोट। ये सुन लियांग मन ही मन सोचती है, ओ तो बिग ब्रदर को ओसीडी है। फिर उससे कहती है, अच्छा तो आप हो वो बड़े भाई जिसे हर चीज परफेक्ट चाहिए। उसकी बात सुनते ही शिनयान उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसका सीरियस फेस देखकर लियांग भी थोड़ी नर्वस हो
हो जाती है और कहती है क्या हुआ, लेकिन शिनयान कुछ नहीं बोलता। उधर शिंग मन ही मन खुश हो रहा होता है, अब आया ना मजा, अब पता चलेगा मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। लेकिन अगले ही पल सब उल्टा हो जाता है। शिनयान लियांग के पास आता है उसके बालों में लगी क्लिप ठीक करने और कहता है ये क्लिप थोड़ा लूज हो गया था। ये देख शिंग के अरमा आंसुओं में बह गए। शिनयान लियांग से कहता है डैड ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया। ये कहकर वो अपना ब्लैक कार्ड उसे देकर कहता है ये लो, अब ये तुम्हारा है, जो चाहे खरीद सकती हो। ये देखकर लियांग से ज्यादा शौक तो शिंग को लगता है। वो फौरन चिल्लाता है भाई ये क्या कर रहे हो आप, हम दोनों ने तो इस लड़की को घर से निकालने की प्लानिंग की थी, फिर आप इसे अपना ब्लैक कार्ड क्यों दे रहे हो, वो भी बिना मांगे। मैं जब भी पैसे मांगता हूँ तो आप सीधा मना कर देते हो, ये नाइंसाफी है। उसकी बात सुन डैड फौरन कहते हैं कि बंद करो अपना ये ड्रामा और अपने भाई से कुछ सीखो। ये सुनकर शिंग का मुंह देखने वाला था। लियांग जैसे ही कार्ड लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो शिनयान अचानक कार्ड पीछे कर लेता है और कहता है एक मिनट, ये कार्ड तुम्हें एक कंडीशन में मिलेगी। लियांग पूछती है कैसी कंडीशन। शिनयान कहता है अब तुम मेरी बहन हो, लेकिन आज के बाद मेरी रूटीन डिस्टर्ब नहीं करोगी। लियांग मुंह बना लेती है तो डैड फौरन हंसकर कहते हैं इसकी बातों का बुरा मत मानना, इसका दिल बहुत साफ है, बस प्यार जताना नहीं आता। वैसे इस कार्ड में 50 मिलियन है, तुम ऐश करो। 50 मिलियन सुनते ही शिंग की तो आंखें बाहर आ जाती हैं। वो चिल्लाकर कहता है क्या 50 मिलियन? डैड आप इस अनजान लड़की को इतने पैसे दे रहे हो? लियांग जानबूझकर शिंग को और जलाने के लिए मुस्कुराती है और शिनयान से कहती है थैंक यू सो मच भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हैं, मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी और अपना ख्याल खुद रख लूंगी। लियांग ने उसे इतने प्यार से भाई कहा कि शिनयान सोच में पड़ गया, क्या ये सिर्फ मेरा वहम है? न जाने क्यों उसके मुंह से भाई सुनते ही मेरा मूड अचानक से इतना अच्छा हो गया। फिर कहता है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पहले डैड को बताना, और अगर डैड भी सॉल्व ना कर सके तब मेरे पास आना, लेकिन याद रहे मेरे पास आने से 30 मिनट्स पहले अपॉइंटमेंट ले लेना, मैं अपनी रूटीन किसी के लिए चेंज नहीं करता। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शिनयान के जाते ही डैड की नजर शिंग पे पड़ती है। वो सर्वेंट से कहते हैं कोई मुझे सीजर ला के दो, आज मैं इस बदमाश के सारे बैंक कार्ड काट दूंगा। ये सुनकर शिंग का तो रंग ही उड़ जाता है। वो फौरन दोनों हाथ जोड़कर कहता है डैड कार्ड्स की क्या गलती मेरी है। लेकिन डैड बिल्कुल नहीं सुनते। वो कहते हैं अगर इस घर में रहना है तो लियांग को अपनी बहन मानना पड़ेगा। अब बेचारे शिंग के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। वो मजबूर होकर अपने डैड से कहता है ठीक है डैड, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं लियांग के साथ अच्छे से बिहेव करूँगा और उसे अपनी रियल सिस्टर की तरह ट्रीट करूँगा। ये बोलकर वो लियांग की तरफ हाथ बढ़ाता है तो लियांग भी उसका खून जलाने के लिए कहती है ठीक है, अब से मेरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी। नेक्स्ट सीन में हम लियांग को उसके रूम में देखते हैं। वो बेड पर लेटकर रूम को देखते हुए कह रही है मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ इतनी जल्दी बदल जाएगी। तभी उसका मोबाइल बोल पड़ता है इतना भी ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारे सारे भाई अभी तुम्हें पसंद नहीं करते। तो लियांग कहती है उन्हें मैं पसंद हूँ या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस पैसे चाहिए। फिर वो खुद से कहती है अरे मैं तो भूल गई थी, रिच बनने के लिए मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं, मैं खुद एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ। ये सोचकर वो अपने मोबाइल से कहती है चलो जल्दी बताओ इस वक्त सबसे बड़ा ज्वेलरी कॉन्टेस्ट कहाँ होने वाला है। मोबाइल फौरन जवाब देता है एक बहुत बड़ा ज्वेलरी कॉन्टेस्ट होने वाला है और उसकी प्राइस पूरे 5 बिलियन है। 5 बिलियन सुनते ही लियांग की आंखें चमक उठी। क्या 5 बिलियन? फिर तो मेरा काम पक्का है। और वो फौरन उठकर ज्वेलरी के नए नए डिजाइन बनाना शुरू कर देती है। अगली सुबह पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट टेबल पर लियांग का इंतजार कर रही होती है। जब तक वो नहीं आएगी कोई नहीं खाएगा। उधर शिंग की नजर बार बार खाने पर होती है। बेचारा इतनी देर से खाने को देख रहा होता है कि उसके मुंह पर पानी आ जाता है। उससे और बर्दाश्त नहीं होता। वो प्लेट उठाकर खाना शुरू करने वाला होता है, लेकिन डैड फौरन उसका हाथ रोक देते हैं और कहते हैं पहले लियांग को आने दो। ये सुनकर शिंग के चेहरे का एक्सप्रेशन ही देखने वाला था। उधर शिनयान अपने वॉच को देखते हुए कहता है मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम ऑलरेडी 3 मिनट लेट हो चुका है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वो खाना शुरू करने ही लगता है कि तभी लियांग वहाँ आ जाती है। आज वो बहुत प्यारी लग रही होती है। वो बड़ी स्टाइल मारकर बैठ जाती है और सबसे सॉरी कहती है। शिंग तो उसे बस देखता ही रह जाता है और उसके मुंह से निकलता है ये इतनी सुंदर कब हो गई। लियांग
नखरे दिखाकर कहती है, ओह थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए, मैं हूँ ही इतनी सुंदर। शिंग फौरन शर्माते हुए कहता है, हेलो, मैंने कोई तारीफ नहीं की, वो तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, और वैसे भी तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो। तभी लियांग को शिंग के अंडरवेयर से आवाज सुनाई देती है। बेचारा अंडरवेयर रो रो कर कह रहा होता है, कोई मेरी बात भी सुन लो, मेरा मास्टर बहुत गंदा है, पूरी रात लड़कियों की लाइव स्ट्रीम देखता रहता है और मुझे धोना भी भूल जाता है, मेरी लाइफ तो बिल्कुल बर्बाद हो गई है। ये सुन लियांग की हंसी निकल जाती है। सोचती है, यकीन नहीं होता, ये शिंग बाहर से तो बड़ा कूल और हैंडसम बनता है, पर अंदर से बिल्कुल बदतमीज और गंदा इंसान है। वो जैसे तैसे करके अपनी हंसी कंट्रोल कर लेती है। तभी डैड शिंग से कहते हैं, आज लियांग को अपने घर जाना है तो तुम उसके साथ जाओगे। शिंग फौरन बहाना बना देता है कि डैड मेरी तबीयत ठीक नहीं, कल रात में बहुत देर तक पढ़ाई करता रहा, इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं आराम करूंगा। ये सुन लियांग की फिर से हंसी निकल जाती है। वो कहती है, झूठ बोलते हुए शर्म कर लो, सुबह 5 बजे तक तुम लड़कियों की वीडियोस देखते रहे और अपनी चड्डी बदलना ही भूल गए। बस इतना सुनना था कि शिंग के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो हैरानी से पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता, क्या तुम मेरी जासूसी करी थी? लियांग कहती है, अरे मुझे तुम्हारी जासूसी करने की क्या जरूरत, मुझे ये सब तुम्हारी चड्डी ने खुद बताया है। और फिर वो हंसकर कहती है, वैसे तुम्हारी अंडरवेयर तुमसे बहुत नाराज है, पता है उसने क्या कहा? अभी वो कुछ बोलती कि तभी शिंग फौरन उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, बस बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, अपना मुंह बंद रखो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तभी डैड कहते हैं, तुम हद से ज्यादा बदतमीज हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने घटिया हरकत करोगे। ये सुनकर उसका पेट ही फुल हो जाता है। वो उठकर वहां से चला जाता है। साइड में जाकर अपने अंडरवेयर को देखकर सोचता है, उसे सब कैसे पता चला, क्या वो वाकई ऑब्जेक्ट की बातें सुन सकती है? फिर वो अपनी चड्डी से कहता है, भाई थोड़ी सी प्राइवेसी भी दे दिया करो, हर एक के सामने अपना मुंह बंद रखा करो, मेरी भी कोई इज्जत है। इतना कहकर वो रुक जाता है और खुद से कहता है, एक मिनट, मैं अंडरवेयर से कैसे बात कर सकता हूँ, मैं सच में पागल हो गया हूँ। नेक्स्ट सीन में शिंग लियांग को उसके पेरेंट्स के घर लेकर आता है। घर के बाहर कार रोक कर वो कहता है, तुम अंदर जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। और हाँ, शीशी को ये बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी सिस्टर हो, मैं नहीं चाहता कि हमारा रिलेशनशिप खराब हो। लियांग बस उसकी तरफ देख अजीब सी स्माइल देती है और बिना कुछ कहे घर के अंदर चली जाती है। वो अपने रूम में आकर अलमारी से अपनी ज्वेलरी बुक निकाल कर देखने लगती है और कहती है, अब बहुत हो गया, अब मैं अपने लिए खुद स्टैंड लूंगी, मैं उस चालाक चोरनी को अपने डिजाइन दोबारा चोरी नहीं करने दूंगी। ये कहकर वो रूम से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी शीशी उसका रास्ता रोकती है। कहती है, बहना तुम आ गई, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मुझे तो लगा था कि इतनी तेज बारिश में तुम कहीं मर वर गई होगी, लेकिन वाह तुम तो बिल्कुल ठीक हो। शीशी की बात सुनते ही लियांग को उस दिन की सारी बातें याद आ जाती हैं। अगर उस दिन चेयरमैन मेरी हेल्प ना करते तो मैं कब कब मर चुकी होती, वो भी इस शीशी की वजह से। तभी शीशी देखती है कि उसके भाई और डैड अंदर आ रहे हैं। बस फिर क्या, मैडम की एक्टिंग फौरन ऑन हो जाती है। वो बेचारी बनकर कहती है, बहना प्लीज मुझे मार लो, लेकिन डैड और भाई को गलत मत समझो। लियांग को तो अपना गुस्सा निकालने का मौका चाहिए था, वो उसे मिल गया। वो कस कर उसे थप्पड़ दे मारती है, जो देख भाई और डैड भागते हुए आते हैं और लियांग पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। डैड गुस्से से कहते हैं, तुम यहाँ क्या करने आई हो, हम तुम्हें बहुत पहले ही अपनी फैमिली से निकाल चुके हैं, अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। लियांग जवाब देती है, मुझे भी कोई शौक नहीं इस घटिया फैमिली की बेटी बनने का, और आप क्या रिश्ता खत्म करोगे, मैं आपसे सारे रिश्ते नाते खत्म करती हूँ। और हाँ, मैं बताना भूल गई, मुझे नए डैड मिल गए हैं, वो आपसे बहुत अच्छे और बहुत रिच भी हैं। ये सुनकर उसके डैड गुस्से में हाथ उठाने लगते हैं, लेकिन तभी पास रखा लैंप जल्दी से लियांग को बता देता है कि साइड हो जाओ, ये तुम्हें मारने वाले हैं। लियांग फौरन साइड हो जाती है और वो थप्पड़ सीधा लाडले बेटे को लग जाती है। अब तो घर की हर चीज लियांग की हेल्प करने लग जाती है। कोई उसे पहले वार्निंग दे देता है तो कोई बताता है कि कौन क्या करने वाला है। बेचारी चीफ फैमिली जितनी चालें चलती है उतनी ही बुरी तरह उल्टा फंस जाती है, और सबसे बुरी हालत तो शीशी की होती है। बेचारी को जोर का झटका लग जाता है। लियांग अपना सारा गुस्सा निकाल कर घर से बाहर आती है। उधर कार में बैठा शिंग उसे इतना खुश देख सोचता है, ये अंदर मुंह बनाकर गई थी लेकिन बाहर आते ही इतनी खुश क्यों लग रही है। अब इसे क्या पता ये अपनी फैमिली को सबक सिखा कर आ रही है। तभी उसकी नजर पीछे से आती शीशी पर पड़ती है, जिसे वो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता। वो उसकी हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो फौरन छुप जाता है ताकि वो उसे देख
ना पाए। लियांग कार में बैठी है तो शिंग फौरन पूछता है, वैसे ये लड़की कौन थी जो अभी बाहर आई? लियांग हंसते हुए कहती है, अरे ये वही सुंदर हसीना है जिसके पीछे तुम पागल हो। ये सुनते ही शिंग दोबारा शीशी की तरफ देखता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि वो ऐसी भी दिख सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियांग मजे से सो रही होती है, तभी उसके रूम में रखी सारी चीजें एक साथ शोर मचाना शुरू कर देती हैं। कह रही होती हैं, उठ जाओ तुम कॉन्टेस्ट जीत गई हो। अब ज्वेलरी डिजाइनर दुनिया में तुम्हारा भी नाम आ गया है। अब सब तुम्हें मिस लोरिया के नाम से जानते हैं, तुम फेमस हो चुकी हो। इतना ही नहीं, सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में झगड़ा भी शुरू कर देते हैं। टैबलेट भैया कहते हैं, लियांग मेरी वजह से जीती है। तो लैम्प बहना बोल पड़ती है कि बिल्कुल झूठ, वो मेरी वजह से जीती है। टिल्लो चाचा भी बीच में कूद पड़ते हैं, तुम दोनों साइड हो जाओ, असली क्रेडिट तो मेरा बनता है। पूरा रूम मछली बाजार बन जाता है, लेकिन लियांग को तो बस अपनी नींद की पड़ी होती है। वो तकिए से अपने कान ढक कर कहती है, बस भी करो, सोने दो मुझे। लेकिन ऑब्जेक्ट चुप होने का नाम ही नहीं लेते। आखिर तंग आकर वो उनसे कहती है, 1 मिनट के लिए सब चुप हो जाओ। इतने में उसकी नजर रूम के क्लॉक पर पड़ती है, जो बेचारी सबसे कोने में डरी सहमी खड़ी है। लियांग उससे पूछती है, और तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? तो क्लॉक डरते हुए उससे कहती है, वो क्या है ना, तुम्हारी क्लास है, अगर तुम अभी भी नहीं उठी ना तो लेट हो जाओगे। बस इतना सुनना था कि लियांग की नींद 1 सेकंड में गायब हो जाती है। वो फटाफट रेडी होने भाग जाती है। रेडी होकर वो कॉलेज के लिए निकल रही होती है कि तभी उसे बाहर खड़ी एक कार की आवाज सुनाई देती है, जो शिनयान की है। कार घबराते हुए कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। लियांग फौरन उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ? कार उदास होकर कहता है, किसी ने मेरे साथ छेड़खानी की है, मेरे ब्रेक्स खराब हैं। प्लीज मेरे मास्टर को बता दो आज मुझे लेकर ना निकले, वरना वो जान से जाएंगे। लियांग कहती है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे मास्टर कौन है? और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। आगे कहानी काफी इंटरेस्टिंग और फनी होने वाली है। तो दोस्तों, आप सबको कौन सा ऑब्जेक्ट और कौन सा कैरेक्टर ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।